जरा सोचिए, आप घर की सफाई कर रहे हो और किसी पुरानी अलमारी या संदूक से कुछ पुराने से कागज मिले, पीले पड़ चुके। पहली नजर में तो शायद लगे कि ये क्या है, रद्दी है शायद। पर क्या हो अगर उनमें कोई भूला हुआ खजाना छुपा हो, कोई ऐसी चीज जिसकी आज कीमत तो हो पर उसे इस्तेमाल कैसे करें ये समझ ना आए, एक पहेली जैसा लगे। हम बात कर रहे हैं उन पुराने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की। वो जमाना था ना जब शेयर का मतलब सच में कागज का एक टुकड़ा होता था जिस पर मालिक का नाम लिखा होता था, और उनको खरीदना बेचना उसमें तो बड़ा क्या कहते हैं, झंझट था। कुरियर भेजो, दस्तखत मिलाओ, हफ्तों इंतजार करो। हाँ, और उसमें वो रिस्क भी था कि कहीं खो ना जाए या गल जाए या कोई नकली ना निकल आए। बहुत दिक्कतें थी। बिल्कुल। फिर आई 1996 में डीमैट खाते और सब कुछ बदल गया। शेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गए। हाँ बिल्कुल, जैसे ईमेल ने चिट्ठियों की जगह ले ली, या समझ लीजिए यूपीआई ने नकद लेन देन को कितना आसान कर दिया। सही, निवेश करना तेज हो गया, सुरक्षित और आसान भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज किसी को वो पुराने कागजी शेयर मिले, शायद माता पिता के या दादा दादी के नाम पर हो, तो उनका क्या करना है? मतलब उनमें वैल्यू तो हो सकती है पर उन्हें सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। उन्हें बेचने या ट्रांसफर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इन कागजी शेयरों को डिजिटल यानी डीमैट रूप में बदलवाना जरूरी क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, जब तक वो शेयर कागज के रूप में है आप उन्हें स्टॉक मार्केट में बेच नहीं सकते, नहीं किसी और को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डीमैट करवाना जरूरी है। अच्छा, इससे वो सुरक्षित रहते हैं, उनका मैनेजमेंट आसान हो जाता है और जब जरूरत हो आप तुरंत उन्हें बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? डीमैट खाता। हाँ बिल्कुल, शेयर जिसके नाम पर है उसी के नाम पर एक डीमैट खाता होना जरूरी है। ये पहला कदम है। ओके, तो मान लीजिए डीमैट खाता है। अब प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्या कुछ खास चीजें चेक करनी होती हैं? हाँ, कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये पक्का करें कि सर्टिफिकेट पर जिस कंपनी का नाम है वो कंपनी अभी चल भी रही है या नहीं, एक्टिव है या नहीं। ये कहाँ से पता चलेगा? आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स जैसे NSE या BSE वहां चेक कर सकते हैं। कंपनी की स्थिति और शेयर की फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पता चल जाएगा। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात, सर्टिफिकेट पर जो नाम लिखा है वो डीमैट खाते के नाम से हर्फ बहर्फ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं। अच्छा, पर कई बार होता है जैसे शादी के बाद नाम बदल जाता है या स्पेलिंग में कोई छोटी मोटी गलती हो, तब क्या? ये बहुत कॉमन है। अगर शादी की वजह से नाम बदला है तो फिर आपको सबूत देना होगा, जैसे नोटरी से अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट या नाम बदलने का गजेट नोटिफिकेशन या कोई एफिडेविट। ओके। स्पेलिंग की गलती में भी कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लग सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि ये वही व्यक्ति है। और एक चीज और, जॉइंट होल्डिंग। अगर शेयर एक से ज्यादा लोगों के नाम पर हैं, तो डीमैट खाते में भी नाम वैसे ही और उसी क्रम में होने चाहिए। मतलब अगर शेयर A और B के नाम है तो डीमैट खाता भी A और B के नाम ही हो, B और A नहीं। बिल्कुल सही। और आप सिंगल नाम वाले शेयर जॉइंट डीमैट खाते में नहीं डाल सकते या जॉइंट वाले सिंगल खाते में नहीं, ये मैच होना जरूरी है। समझ गई। तो ये सब चेक कर लिया, अब कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इस काम के लिए? आपको चाहिए होगा एक डीमैटेराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, शॉर्ट में DRF कहते हैं। ये आपको अपने ब्रोकर से मिलेगा। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि हर कंपनी के लिए अलग DRF भरना होगा। अगर आपके पास 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं तो 5 DRF लगेंगे, भले ही सब आपके ही नाम हो। अच्छा, हर कंपनी के लिए अलग, ठीक है। और इसके साथ लगेगा पते का सबूत। अगर शेयर मिलने के टाइम जो पता था वो अब बदल गया है तो पुराने और नए दोनों पतों के प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जैसे आधार या पासपोर्ट। साथ में पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और सबसे जरूरी वो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, असली वाले कागज। ठीक है, तो ये सब इकट्ठा करके फिर प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? मतलब इन्हें देना कहाँ है? ये सारे दस्तावेज और DRF फॉर्म आपको अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी आपके ब्रोकर को जमा करने होते हैं। वो पहले इनकी जांच करते हैं, फिर इन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मतलब RTA को भेज देते हैं। RTA? हाँ, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। ये वो एजेंसी होती है जो कंपनी के लिए शेयर धारकों का रिकॉर्ड रखती है। वो RTA फिर कंपनी के रिकॉर्ड से सब मिलाते हैं और
और अगर सब ठीक है तो वो शेयर आपके डीमार्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा कर दिए जाते हैं। और इसमें कितना समय लग जाता है अंदाजन? इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते से लेके 4-5 हफ्ते तक। ये आरटीओ और कंपनी पर निर्भर करता है। और इस पूरी प्रक्रिया का कोई खर्चा भी होता है, कोई फीस वगैरह? हाँ, कुछ शुल्क लगते हैं। आमतौर पर हर शेयर सर्टिफिकेट के लिए करीब 150 रुपए का चार्ज हो सकता है। इसके अलावा हर डीआरएफ रिक्वेस्ट पर कुरियर का खर्चा भी लगता है, क्योंकि दस्तावेज आरटीए तक बेचने होते हैं। वो करीब 100 रुपए हो सकता है। अच्छा। और फिर इस पूरी रकम पर 18% जीएसटी भी लगता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है। ये फीस थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से। और क्या इसमें कोई आम परेशानियां भी आती हैं? मतलब कोई ऐसी चीजें जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ये तो हो सकता है। तो उस केस में पहले उनके जो कानूनी वारिस हैं उन्हें वो शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने होंगे। उसकी एक अलग प्रक्रिया है जो आरटीए के जरिए होती है, डीमैट बाद में होगा। ओके, पहले नाम ट्रांसफर। हाँ, या फिर शेयर किसी ऐसी कंपनी के हैं जो अब किसी दूसरी कंपनी में मिल गई है, मर्ज हो गई है। जैसे कोई बैंक किसी दूसरे बैंक में मिल गया हो। बिल्कुल, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। पता करना पड़ता है कि नई कंपनी के शेयर कैसे मिलेंगे, या कभी कभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही खो जाते हैं। ओ, तब तो मुश्किल होगी। हाँ, तब पहले आरटीए से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करवाने पड़ते हैं, जिसमें काफी कागजी कार्रवाई और समय लगता है। एफआईआर वगैरह भी करवानी पड़ सकती है। और एक चीज आपने कही थी, आईईपीएफ, वो क्या है? हाँ, आईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शेयर पर डिविडेंड या खुद शेयर ही 7 साल या उससे ज्यादा समय तक क्लेम नहीं किए जाते, तो सरकार उन्हें इस फंड में ट्रांसफर कर देती है। अच्छा। ऐसे शेयरों को वापस पाने की प्रक्रिया काफी अलग और थोड़ी जटिल होती है। इसके लिए सीधे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। ये डीमैट प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और एक आम समस्या है सिग्नेचर मैच ना होना। पुराने सर्टिफिकेट पर दस्तखत और आज के दस्तखत में फर्क आ जाता है कई बार। हाँ, समय के साथ बदल जाते हैं। तो उसके लिए फिर बैंक से सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी के पास वो पुराने कागजी शेयर हैं, तो उन्हें बेकार ना समझें। उन्हें सुरक्षित रखने, उनकी वैल्यू पता करने और जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें डीमैट करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत और समय जरूर लग सकता है, पर अपने एसेट्स को सिक्योर और लिक्विड बनाने के लिए ये एक जरूरी कदम है। निश्चित रूप से। और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचते हुए एक सवाल ये भी मन में आता है कि ये जो बदलाव है फिजिकल से डिजिटल की तरफ, क्या ये सिर्फ सुविधा की बात है, या फिर ये लंबे समय में हमारी संपत्ति को सहेजने के तरीकों को और आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम विरासत छोड़ते हैं उसकी प्लानिंग को भी एक तरह से बदल रहा है। हाँ, सोचने वाली बात है। और कौन जाने, इस प्रक्रिया के दौरान शायद सिर्फ शेयर ही नहीं बल्कि परिवार के भूले बिसरे फाइनेंशियल इतिहास के कुछ अनजाने पन्ने भी खुल जाएं। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.